नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज वीडियो नंबर 8। और इसके पहले ऑलरेडी हमने वीडियो नंबर 1 से लेके 7 तक अपलोड किया हुआ है। अभी हाल में जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था 7th वीडियो, वो हमारा बेसिकली था शेयर्स के सेकंड पार्ट पे। इसका पहला पार्ट भी हमारा वीडियो पहले से अवेलेबल था। हम चाहेंगे कि वो सारे वीडियोस देखने के बाद यहाँ पे आएँ, लेकिन ये जो 8th वीडियो है ये हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे है, दैट इज पार्ट 2। पार्ट 2 क्यों? क्योंकि इसका जो पहला पार्ट है वो भी मैंने अपलोड पहले किया हुआ है, और वहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया है कि जो कंप्लीट डिसॉल्यूशन हमारा एक पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, एक फर्म डिसॉल्व कब करता है, क्यों करता है, एंड अगर डिसॉल्व कर भी रहा है तो उस दौरान एंट्रीज क्या बनते हैं, कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहां पे जो हमारा लेक्चर था पहला पार्ट, उसको आप जरूर देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी सारी बातें अबाउट कि क्या होता है, एंट्रीज कैसे बनते हैं, लेजर्स कौन कौन से बनते हैं, इवन मैंने एक सवाल भी लगाया हुआ है। आज क्या होने वाला है, हम लोग इस चैप्टर के और भी सवाल लगाने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो मेरा अपना मानना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि डिसॉल्यूशन के इस चैप्टर से लेजर वाले सवाल आएंगे ही आएंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, 2024 में सैंपल पेपर जो सीबीएसई का था वहां पे लेजर जनरल एंट्री पूछा था, और 24 के ही बोर्ड एग्जाम में एंट्री आ गया था। इस बार जो 25 का सैंपल पेपर है सीबीएसई का, वहां पे लेजर पूछा हुआ है, और अभी उनको समझ लगवाएंगे भी, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज ऐसा हो सकता है इस बार हमारा जो 25 का बोर्ड एग्जाम होगा 26 मार्च को, तो वहां पे लेजर आ सकता है। तो इसीलिए हम लेजर पे 2 सवाल और लगवाएंगे। एक सवाल हमारा रहेगा कंपार्टमेंट पेपर 2024 के क्वेश्चन का, जो अब बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर का पेपर हमारा क्वेश्चन मैं टैली नहीं कर रहा, तो इस बार हम कोड लिख दे रहे हैं। कोड क्या था इसका, 67/S/1। उसमें क्वेश्चन 22 लगवाना है मुझे, जो कि 4 मार्क्स का हमारे इस पेपर में पूछा गया था। मोस्टली 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के सवाल एक आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। बट उसके पहले लेजर्स पे ही दोबारा फोकस करने से पहले एक बार क्विकली फॉर्मेट को रिवाइज कर लेते हैं। और जिनको ये लग रहा है कि इतना लिखा हुआ कैसे है पहले से ही, मतलब एक्सप्लेन फॉर्मेट में कैसे अंडरलाइन बना हुआ है, ऐसा कैसे हो रहा है, तो थोड़ा सा एक अजीब सी बात है, बट फिर भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बनाते वक्त बीच में कॉल आ गया, तो 25 मिनट का जो पूरा हमारा लेक्चर था वो उसमें चला गया, तो वापस ऐड करना वापस से कोई फायदा नहीं है, तो मैंने दोबारा से स्टार्टिंग किया। फिर भी वही चीज है, तो ये जो फॉर्मेट है ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया पार्ट 1 में प्रॉपरली। बस यहाँ पे ब्रीफ ले लेते हैं फॉर्मेट में था क्या क्या, वहाँ प्रॉपरली एक्सप्लेन। हम चाहेंगे वहाँ एक बार जाके आप देख के फिर इस लेक्चर में आए देखने के लिए, क्योंकि मेरा कंसर्न है इस वीडियो के थ्रू पार्ट 2 में वो क्वेश्चंस और लगवा देना लेजर बेस्ड, जो कि एग्जाम में आएंगे। और एक और टॉपिक था जो मुझे इस लेक्चर में बताना भी था, न्यू टॉपिक है, दैट इज कि इसी चीज का जनरल एंट्री कैसे बनता है, डिसॉल्यूशन के वेरियस इवेंट्स का, ट्रांजैक्शंस का, जो कि हम बताएंगे लास्ट में। पहले फटाक से फॉर्मेट पे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था ना कि रिलेशन जब बनाते हैं तो ये पहले होता क्या है, ये हमारा एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और जब भी फर्म डिसॉल्व करता है तो उसको टोटल 4 लेजर बनाने होते हैं। कौन कौन से? एक रिलेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, एंड चौथा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस बेस पे बनता है, ताकि हम अपने पूरे कैलकुलेशंस को क्रॉस वेरीफाई एग्जामिन करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए देख पाए। टैली कर गया तो सब कुछ सही चल रहा है, नहीं किया तो मतलब हमारा कहीं गलती हुआ है। हमें मेन फोकस करना है पहले वाले लेजर पे, दैट इज रिलेशन अकाउंट। ये कैसे बनेगा, तो फॉर्मेट में क्या होता है ना, इसमें हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, अपने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी जो कि बैलेंस शीट में दिया रहता है क्वेश्चन में, उसको राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का मतलब होता है उसे कैंसिल करना, उसको नाम को खत्म करना, क्योंकि अब फर्म तो डिसकंटिन्यूड हो गया है, आगे नहीं चलने वाला। तो जो भी हमने नाम पता लिख के रखे हैं एसेट्स में, लायबिलिटीज में, वो सारे नाम हमारे काम के नहीं है। लाइक एग्जांपल मैंने मशीन लिखा है, अब मशीन ये जो वर्ड है भाई, जब फर्म डिसॉल्व हो चुका है तो हम उस मशीन को तो ऑलरेडी बेच देंगे, पैसा रिसीव कर लेंगे, तो वो मशीन जो वर्ड है जो बुक में लिखा है वो काम का नहीं है, तो हमें इसको क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे किया जाए, तो सिंपल सा नियम है अकाउंटेंसी में, किसी भी चीज को क्लोज करने के लिए उसको हमें अपोजिट जगह लेकर जाना होता है।
तो अगर एसेट्स यहाँ लिखा है तो रिलायंस में हम यहाँ ले आएंगे, वो राइट ऑफ हो जाएगा। लायबिलिटीज यहाँ लिखा है तो यहाँ आ जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि हमें कुछ चीजों को एक्सक्लूड करना होता है। अब एक्सक्लूड में मैंने यहाँ लिखा सब कुछ है, बट वहां मैंने एक्सप्लेन प्रॉपर्ली किया। दोबारा कह रहा है, इस सेकंड पार्ट के लेक्चर को देखने से पहले स्ट्रॉन्ग मेरा रिकमेंडेशन है, वो वाला जितने समय का आई थिंक 1 घंटे के नियर बाई है, उसको देख कर आइएगा, तब ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि इसमें हो कैसे रहा है। क्या एक्सक्लूड करना होता है? फिक्टिशियस एसेट्स, डेबिट, प्रॉफिट लॉस, लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर मतलब पार्टनर, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, वो यहाँ पे आता है राइट ऑफ होने, यहाँ नहीं आता है, उसको हम अलग से बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या एक्सक्लूड करना होता है? क्रेडिट, पीएल, रिजर्व, सरप्लसेस, लोन फ्रॉम पार्टनर, मतलब अगर कोई फर्म ने लोन लिया है तो वहां पे नहीं ले जाना, वो भी बाहर ही जाएगा। रियलाइजेशन में वही एसेट्स आएगा जो कि सोल्ड होने वाला है, जिससे पैसा मिलने वाला है। वही लायबिलिटीज आएगा राइट ऑफ होने के लिए, जो कि एक तरह से आउटसाइड लायबिलिटीज है, जिसको कि हमें आगे चल के पे करना है, मतलब फर्म को पे करना है। इसके अलावा जब फर्म कोई पेमेंट करेगा तो यहाँ रिकॉर्ड होता है, जब कोई पैसा रिसीव होगा तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। मतलब किसी एसेट्स को बेचकर हम पैसा पा रहे हैं अगर, तो बाई में जाएगा, बाई बैंक। क्यों बाई में जाएगा? क्योंकि बाई रिप्रेजेंट क्रेडिट, और पैसे आने का मतलब क्या होता है? इनकम। और एज पर ऐसा हमारा नॉर्मल अकाउंट होता है, नॉर्मल का नियम क्या होता है? रूल कि ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो जब पैसा आएगा तो ये हमारे लिए इनकम है, इसीलिए वहां बाय बैंक लिखा आता है। और जब पेमेंट हम करते हैं किसी भी लायबिलिटीज, किसी भी एक्सपेंसेस का, तो उसमें पैसा जा रहा है ना, और पैसे के जाने को हम एक तरह से एक्सपेंस बोल सकते हैं। और एज पर नॉर्मल रूल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो जब हम पेमेंट करते हैं लायबिलिटीज का, जो कि रिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं, या पेमेंट करते हैं किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का, तो पेमेंट तो हो रहा है ना। अब वो पेमेंट लायबिलिटीज का हो, पेमेंट एक्सपेंसेस का हो, किसी भी चीज का हो, इधर रिकॉर्ड होगा। पैसा आ रहा है, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट्स को बेच कर आए या अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेच कर आए, यहाँ रिकॉर्ड होगा। फिर कोई लायबिलिटीज का पेमेंट जो फर्म के हिस्से में था, मतलब फर्म को पे करना चाहिए था, तो उस लायबिलिटीज का पेमेंट अगर फर्म के बिहाफ पे कोई पार्टनर कर देगा, कौन पार्टनर? जो फर्म का पार्टनर है, तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पार्टनर का नाम यहाँ लिखाता है डेबिट में, क्योंकि उसने पे किया, तो फर्म की जिम्मेदारी है कि उस पार्टनर के नाम को वहां पे लिख दे। उसी तरह एक मिनट, ओके, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे ना कि कोई भी पेमेंट अगर पार्टनर कर देगा ना, तो उस सिचुएशन में उस पार्टनर का नाम लिखाएगा उस पेमेंट के जगह पे। अगर पेमेंट किया होता टू बैंक लिखा था, बट जस्ट बिकॉज पेमेंट किसी पार्टनर ने कर दिया, तो उस बैंक के जगह पे उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई पैसा अगर रिसीव होना था एसेट्स के थ्रू, वो नहीं हो पाया बिकॉज वो एसेट्स पार्टनर ले गया, तो जिस जगह पे बाय बैंक लिखा था, पैसा आने पे वहां क्या लिखाएगा? पार्टनर का नाम। एंड लास्ट में हम निकालते हैं प्रॉफिट लॉस, जो भी होता है। प्रॉफिट हुआ है तो इधर बैलेंस आएगा, ये बैलेंस एक तरीके से है, और कोई एक ही जगह बैलेंस आता है, आइदर प्रॉफिट में आएगा या बैलेंस उधर जाएगा। अगर बैलेंस वहां आता है तो उसको हम लॉस कहते हैं, बैलेंस इधर आए तो प्रॉफिट बोलते हैं। ये सब हम लोग सवाल लगाते हुए देखेंगे भी। अब ये तो हमारा फॉर्मेट को एक ब्रीफ मिल गया, लेकिन अब क्वेश्चन पे आते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है वो 22 है, और हम इतना क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे नहीं है, टाइम लग जाता, तो हम डिस्कस करेंगे और ध्यान सुनना है। इसमें लिखा है सोनिया एंड रोहित व पार्टनर इन अ फर्म सेलिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। यहाँ पे दो पार्टनर है, सोनिया एंड रोहित, जिनका की ओल्ड रेशियो दिया है 3:2। देन आफ्टर यहाँ पे कैसे बैलेंस शीट दिया हुआ, बना बनाया दिया है, और हर बार दिया होता है। और फिर बाकी डिसॉल्यूशन के टाइम पे कुछ नेसेसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन आगे दिया होता है। डिसॉल्यूशन चैप्टर में हमारा मेन फोकस होता है पहले बैलेंस शीट को राइट ऑफ करने में, उसके बाद आगे देखा जाए क्या कैसे होना है। तो राइट ऑफ किस प्रकार होना है वो मैंने बता दिया, अपोजिट जगह पोस्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो पूरा बैलेंस शीट में कंटेंट दिया है, सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज आएंगे, सिवाय जो मैंने वहां लिखा था एक्सक्लूड करना है, उनको छोड़ करके। तो यहाँ पे जितने एसेट्स दिए हैं नाम बोल दे रहे हैं, फिर राइट ऑफ करेंगे हम। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेप्टर, स्टॉक, कैश एट बैंक, इतने नाम दिए ना।
तो इसमें से क्या क्या है, सिंपल आपको बस रखना है। तो बिल्डिंग है ना, तो टू बिल्डिंग, देन आफ्टर मशीन, टू मशीन, देन आफ्टर फर्नीचर, डेप्टर, स्टॉक। अब यहां पे एक और लिखा है कैश एट बैंक, बट मैंने यहां लिखा था ना, अच्छा लिखे नहीं, तुम लिख दे रहे हो। इसमें हमको बेसिकली कैश को भी एक्सक्लूड करना होता है, कैश इसमें नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसका अलग से लेजर बनता है, तो हमें कैश को यहाँ नहीं लिखना है, ध्यान में इस चीज को। लायबिलिटीज की बात करें तो वहां पे कैपिटल दिया सबसे पहले, सोनिया का, रोहित का, वो भी यहाँ नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि उसको हम ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है जनरल रिजर्व, वो भी नहीं आएगा, बिकॉज मैंने कहा था ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिजर्व जाएगा, वो इसमें नहीं आता, तो इसको छोड़ देना है। यहाँ लिखा भी है कि हमको रिजर्व को भी एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना था। सोनियाज लोन लिखा है प्रॉपर इस तरीके से, सोनियाज लोन, अगर ये एपोस्ट्रोफी हटा भी दें तो ये एक तरह से क्या है, सोनिया हमारा ये जो पर्सन है ये पार्टनर का नाम है। और मैंने कहा था किसी भी पार्टनर का जो लोन होता है, इट माइट बी कि फर्म ने दिया होगा पार्टनर को या फर्म ने लिया होगा पार्टनर से, जो भी हुआ होगा, अगर पार्टनर से संबंधित मतलब उसको लेकर कोई लोन का अमाउंट है, आइदर एसेट्स में या लायबिलिटीज में, पार्टनर को लेकर है लोन का अमाउंट, वो इसमें नहीं आता, वो अलग से बनता है। तो हमें इसको भी इग्नोर करना है। मैंने क्या इग्नोर किया? कैपिटल, जनरल रिजर्व, सोनियाज, तीनों स्किप किया, वो इसमें नहीं आता है। देन आफ्टर बैंक लोन, बैंक लोन हमारा आउटसाइड लायबिलिटीज है, तो जितने हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज हैं वो सब यहां पे आएगा। तो बैंक लोन एंड क्रेडिटर दो नाम दिया है, यहां पे आएगा बैंक लोन एंड दूसरा क्रेडिटर। अब इसका अमाउंट लिख लेते हैं हम, 2 लाख, 1,40,000, 80,000, 1,20,000 एंड 60,000। ठीक, बैंक लोन हमारे पास था 2,20,000, 70,000 क्रेडिटर्स दिया है। तो ये हमारा अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, मतलब एज पर लेसन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को, लायबिलिटीज को राइट ऑफ किए, अभी तो नीचे का पूरा बचा है। अब ये सब हमें कहाँ दिया होता है? क्वेश्चन के आगे दिया होता है। बैलेंस शीट हमारा हो गया पूरा काम इसका। अब पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 5 पॉइंट दिया है, ये सवाल कंपार्टमेंट का है, 2024 का, पिछले साल का ही है, और इसी टाइप का सवाल हमारे एग्जाम में आता है मोस्टली। बहुत हार्ड नहीं आता, बहुत आसान नहीं आता, एवरेज आता है। हाँ, लेकिन ये मैंने भी आसान पिकअप किया है, और इसके बाद जो लगवाएंगे वो हार्ड रहेगा, बट पहले आसान सीखते हैं। तो इसमें 5 बातें कहा है, हमें एक एक पॉइंट को यूज करना है बिना उसको स्किप किए, तब आगे बढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट और द फॉलोइंग टर्म्स। कंडीशंस दिए क्या क्या? पहला, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर्स, हम इन तीनों को कंबाइंड रियलाइज्ड कर रहे हैं 3,44,000 में। इसका मतलब हम बेसिकली इन तीनों को, मतलब बिल्डिंग को, मशीन को, फर्नीचर को, इन तीनों को एक बार में कंबाइंड बेच रहे हैं और पैसा रिसीव कर रहे हैं। कितना रिसीव कर रहे हैं? 3,44,000। और मैंने वहां लिखा है जब भी हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो कहां लिखाता है? बाय बैंक। यहाँ पे है इस तरीके से बाय, और ब्रैकेट लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो एसेट्स हैं कौन कौन से? बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर्स आर। तो हमने इन तीनों को रियलाइज्ड करके, मतलब उसको बेचकर पैसा पाया। और कितना पाया? 3,44,000। देन आफ्टर, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है डेब्टर्स वर रियलाइज्ड एट 90% ओनली। इसका मतलब जो हमारे डेब्टर थे, डेब्टर, हम इस डेब्टर को 90% पे रियलाइज्ड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? रियलाइज का मतलब होता है कि हम
डेप्टर से 90% हासिल कर रहे हैं। डेप्टर थे कितने हमारे 1,20,000, हम इनको मतलब हम इनसे सिर्फ 90% ही मांग पा रहे हैं। 90% मतलब उनसे रिसीव जो हो रहा है मनी वो 90% हो रहा है, जो कि कितना आता है सॉल्व करने पे आएगा हमारा 1,08,000। अब पैसा मिल रहा है ना तो वापस से लिखाएगा बाय बैंक। याद रखना जब जब पैसा मिलता है तो बाय बैंक ही लिखाता है। हाँ, रीजन ये पैसा क्यों मिला वो हम ब्रैकेट में लिखकर इंडिकेट करा सकते हैं। कैसे कि व्हाट इज द रीजन, डेब्टर इज बीइंग रियलाइज्ड, मतलब उनसे पैसा हासिल किया गया, हो गया बाय बैंक। अब एक बच्चे कह सकता था कि आप इन दोनों को एक साथ क्यों नहीं लिखते थे, बाय बैंक होना तो एक बार में लिखते हैं, क्यों अलग लिखे हैं, तो अलग लिखें या एक साथ लिखें कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट दोनों से आना चाहिए सर। तो हमारा 2 पॉइंट तो हो गया। थर्ड क्या है, क्रेडिटर्स बट टुक अवे हाफ ऑफ द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब ये लाइन बहुत ध्यान देना है, इसमें लिखा है जो क्रेडिटर्स थे इन्होंने क्या किया, जितना हमारा स्टॉक रहा होगा उसका 50% मतलब हाफ 50% स्टॉक जो भी होगा वो एक्चुअली क्रेडिटर्स ले गए अपने सेटलमेंट के तौर पे। इसका मतलब वो अब क्रेडिटर्स हमारे पहले थे कितने के, क्रेडिटर्स हमारे थे 70,000 के, है ना। तो 70,000 जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे स्टॉक को ले जा रहे हैं। स्टॉक कितने का था 60,000 और उसमें लिखा है हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स, सॉरी हाफ ऑफ द स्टॉक, मतलब स्टॉक का हाफ कितना आएगा, अगर 60,000 हमारा स्टॉक का वैल्यू है तो उसका हाफ कितना आएगा 30,000। कैसे आया ये 60,000 का 50% जो कि 30,000 आता है। तो 30,000 के स्टॉक को क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट कर लिया अपने 70,000 रुपीस के बदले। अब यहाँ पे एक बात आ सकता है, फुल सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि मतलब वो 70,000 उनको चाहिए था बट वो 30,000 का स्टॉक पाकर सेटिस्फाइड हो गया, मतलब वो अपना 40,000 नुकसान करा लिए। तो कोई बात नहीं, नुकसान हुआ क्रेडिटर से क्या मतलब। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, क्रेडिटर ने 50% स्टॉक लिया अपना, वो खुश हो गए। अब मेन बात क्या है, इसके एंट्री बनाएं कि ना बनाएं। हम लोग इसका एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक तो पहले जो नाम है क्रेडिटर वो नाम एंड अप हो चुका है, बुक्स के रिकॉर्ड में ये वर्ड है ही नहीं। अब बस हमको पेमेंट करना बाकी रह गया था और पेमेंट में उन्होंने क्या ले गए, वो ले गए स्टॉक 30,000 का। जब ले गए तो ये बाहर ही बाहर हो गया, मतलब वो पेमेंट दे दिया गया, उनका पेमेंट क्लियर हो गया। तो जो स्टॉक को बेचकर हम पैसा पा सकते थे वो पैसा नहीं मिला, हमने दे दिया क्रेडिटर को, अपना मान गया। ये एक तरह से एडजस्टमेंट हो गया, क्योंकि हम इतने स्टॉक को बेचे होते हैं, पैसा आता फिर इनको देते हैं, इतना लेंदी प्रोसेस कौन करने जाए। समझदारी क्या, हमने स्टॉक दे दिया और वो मान भी गए। ये होता है सेटलमेंट करना। और जब भी आउटसाइड मतलब बाहर से ही किसी एसेट्स को देकर अपनी लायबिलिटीज का छुटकारा पाते हैं, मतलब उससे हम लोग एक साइड करते हैं, साइडलाइन करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं। लेकिन हाँ एक बात और भी है, स्टॉक हमारा 60,000 का था ना, तो हमने इतने का बात तो कर लिया 30,000 का, जो इसके लेफ्ट ओवर दैट इज रिमेनिंग स्टॉक है 50% मतलब दैट इज 30,000, इसका क्या हुआ तो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है रिमेनिंग स्टॉक वर रियलाइज्ड एट 72,000, मतलब हमने क्या किया, जो एसेट्स जो स्टॉक रह गया 30,000 का, हमने इसको रियलाइज किया कितने में 72,000 में। इसका मतलब यहाँ हमारा फायदा है, पैसा आया। तो यहाँ पे क्या रहेगा वाई बैंक अकाउंट, यहाँ पे 50% स्टॉक रियलाइज्ड कितने में, जो स्टॉक क्रेडिटर ले जा रहा है हम उसका एंट्री नहीं दिखा रहे, दोबारा कह रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर डीलिंग हो गया फर्म का कि भाई आप ये स्टॉक ले जाओ, हमको इस स्टॉक से पैसा आप क्या ही मिलेगा, आप ले जाओ, आपसे काम हो जाएगा, और वो क्रेडिटर मान भी जा रहा है। तो अब पेमेंट करना नहीं पड़ा और स्टॉक को बेचना भी नहीं पड़ा,
तो जब दोनों ही हमारा सेटलमेंट हो गया तो क्यों उसका एंट्री बना के रिकॉर्ड में लेकर आए, और जो स्टॉक रह गया वो तो बेचा गया, उससे पैसा इतना आया है। अच्छा एक बात और भी है, मान लेते हैं स्टॉक के बारे में इतना जो इन्फॉर्मेशन था कि रिमेनिंग स्टॉक इतने में रियलाइज हुआ, नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, तब उस रिमेनिंग स्टॉक को हम 30,000 में ही रियलाइज हुआ ही मान के चलते फिर, क्योंकि जब किसी एसेट्स के बारे में जानकारी ना हो कि वो कितने का बेचा जा रहा है तो जितना उसका फिगर है वही हमारा फिगर आता है बाय बैंक में। बट यहाँ लिखा था 72,000 तो हमने 0.4 तक पहुंच गए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लिखा है रिलायंस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 14,000 वर पेड बाय रोहित। पहली चीज इसमें लिखा है रिलायंस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 14,000, मतलब एक खर्च है रिलायंस प्रोसेस के दौरान जो फर्म को पे करना था 14,000 का। अब वही सेम चीज अगर फर्म को एक्सपेंस पे कर दिया होता तो टू बैंक लिखा था, यहाँ पे इस तरीके से टू बैंक, बट फर्म के बिहाफ पे उस एक्सपेंस को कौन पे कर दिया, रोहित ने। तो जब रोहित पे करेगा, कोई पार्टनर पे करेगा, तो मैंने बताया था ना जब कोई एक्सपेंस जो कि फर्म की जिम्मेदारी में होता है वो पार्टनर पे करता है तो उसका नाम आता है। तो टू रोहित कैपिटल अकाउंट कितने से 14,000। देख सकते हैं कि वही अगर रोहित ना पे करे फर्म ही पे किया होता तो टू बैंक लिखा था, बाकी सब कैजुअल चल रहा है। अब इसमें हमारा हर एक पॉइंट यूज्ड हो गया, हमारा काम क्या है इसको बैलेंस करना, क्योंकि कुछ टॉपिक बचा नहीं। एक चीज रह गया है, ये बहुत ध्यान से देखना होता है कि कोई भी एसेट्स या कोई भी लायबिलिटीज हमारा ऐसा ना बच जाए कि कोई एसेट्स जिसको हमने बेचा ही नहीं वो रह गया, कोई लायबिलिटीज जिसको हमने पे किया नहीं, पेमेंट नहीं हुआ वो भी रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम टिक क्यों लगा रखते हैं, ताकि कोई भी एसेट्स छूटा ना हो। बिल्डिंग की बात हो गया, मशीन का बात हो गया, फर्नीचर बात हो गया, डेब्टर बात हो गया, स्टॉक बात हो गया, यहाँ खत्म। एसेट्स क्रेडिटर बात हो चुका है, लेकिन क्या इसका बात हुआ है क्या बैंक लोन का भी तक, और बैंक लोन भी तो हमारा एक आउटसाइड लायबिलिटी था, इसको भी तो पे करना है, तो इसका हम पेमेंट दिखाएंगे बाय डिफॉल्ट टू बैंक अकाउंट। किस बात का, बैंक लोन पेड, कितने का, जब कोई जानकारी नहीं था तो हमें बाय डिफॉल्ट पे करना है और जितना फिगर है पूरा पे करना है 2 लाख। ये वैसे ही कुछ है कि कोई एसेट्स या कोई लायबिलिटीज को लेकर कोई अगर जानकारी नहीं है तो हम उसको उसी के ग्रॉस फिगर में रिसीव या पे कर देंगे। रिसीव कैसे, मान लेते हैं कि फर्नीचर के बारे में कोई जानकारी नहीं था कि इसका क्या हुआ, बेचा गया कि नहीं बेचा, वो बता ही नहीं गया क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, उस फर्नीचर का जो 80,000 था वो पैसा मिल जाएगा मान के चलेंगे और लिख देंगे पे बाय बैंक ब्रैकेट में फर्नीचर इज बीइंग रियलाइज्ड 80,000। अमाउंट अलग दिया है तो अलग ले सकते हैं, नहीं दिया तो वही लेंगे पूरा जितना उसका फिगर था। कोई भी एसेट छूटना नहीं चाहिए। उसी तरह लायबिलिटीज में भी 2 लायबिलिटी है ना, एक लायबिलिटी जिक्र किया क्रेडिटर का जिसको स्टॉक मिल गया था, लेकिन बैंक लोन का बात ही नहीं हुआ, तो कोई भी लायबिलिटी छूटना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसका अमाउंट यहाँ पे एज ला देंगे ग्रॉस फिगर में। इस तरह हमने सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कर लिया। अब लास्ट स्टेप होता है बैलेंस करना। बैलेंस करना हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। करना क्या है, यहाँ का टोटलिंग करना है, यहाँ का टोटलिंग करना है और देखना है कहाँ पे बड़ा आता है। तो आई थिंक इसका जो टोटलिंग करने पे आएगा बैलेंस वो आएगा इसका बैलेंस वहां पे जा रहा है क्योंकि यहाँ का टोटल आएगा 8,34,000, यहाँ पे आएगा 8,14,000। तो जिस जगह छोटा होता है अमाउंट वहां बैलेंस जाता है। और बैलेंस कितने से आ रहा है, 20,000 से। इसका टोटल आएगा 8,34,000, 8,34,000। और मैंने बताया था जब बैलेंस वहां जाता है उसको क्या बोलते हैं, लॉस। क्या लिखा है, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ 2 पार्टनर्स थे ना, तो नाम उनका आएगा सोनिया एंड रोहित। एंड ये जो 20,000 है ये इन दोनों में बटेगा ओल्ड रेशियो में, लिखा भी है ओल्ड रेशियो।
तो 3 टू बांटना है, तो 20,000 को बांटना है 3 टू में, कैसे बटेगा? 20,000 इंटू, अगर मुझे बांटना है 3 टू में तो 3/5, 20,000 इंटू 2/5। ये सब बातें मैंने वहां बताया हुआ है अपने फंडामेंटल्स ऑफ नहीं सॉरी चेंज इन प्रॉफिट सेल रेशियो वाले चैप्टर मैंने बताया था कैसे सब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमाउंट का रेशियो के फॉर्म में। तो ये हमारा आएगा 12,000 एंड 8,000। अब यहाँ हमारा एंड अप हुआ क्या? पार्टनर्स का सॉरी रिलेशन अकाउंट। इसी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कह सकता था बनाने के लिए। तो एक काम करें क्या, देख ही लेते हैं कि इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। बट इसमें पूछा नहीं था और मुझे पूरा उम्मीद है नहीं पूछेगा, तो बेटर रहेगा हम लोग एक सवाल और लगा लेते हैं क्योंकि इससे डबल हार्ड रहेगा। और वो कब पूछा हुआ है? ये 24 क्वेश्चन में था, वो 2025 के सैंपल पेपर में आया हुआ है। और वो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हार्ड है, उस लेवल तक का हार्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बट उस लेवल का सीख लेते हैं अगर तो एग्जाम में उसके बिलो आएगा हार्डनेस के लेवल पे। तो अब उस पर आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो एक्चुअली 2025 के सैंपल पेपर का है, क्वेश्चन नंबर 25 है। अब यहाँ पे जो सवाल हम पिकअप कर रहे हैं उसको टैली कर लीजिए। इसमें दो पार्टनर्स हैं, नाम क्या उनका? सनी एंड बॉबी। तो नाम क्या है? सनी एंड बॉबी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यहाँ भी हमें रेशियो दिया कितना? ये इनका क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो। इसमें क्या है ना, देखो सेम तरह होने है, बस फर्क इतना कि वहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज कम थे, वैरायटीज कम थे, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। इसमें टोटल एच पॉइंट है, ABCDEFGH इतना लंबा है, उसमें तो 5 ही पॉइंट था ना, यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स हैं। तो क्या एग्जाम इतना लंबा पॉइंट्स आएंगे? नहीं, वहाँ पे भी 3 ही 4 आएंगे, 5 आएंगे, लेकिन 8 नहीं आएगा। बट ये लगाने से क्या होगा, हमें बहुत सारे जो टफ वेरिएशंस हैं कि और क्या टिपिकल दे सकता है इस रिलेशन को बनाते वक्त, यहाँ से मालूम चल जाएगा। तो इसमें जितने हमारे वैरायटीज़ हैं वो बहुत काम के हैं। और ये इस साल का सैंपल पेपर है, तो इसमें जो वैरायटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है, ये सेम तो ना है बट इस जैसा आएगा या आ सकता है। तो इसमें है क्या क्या, देखिए सेम फिर से बैलेंस शीट दिया है, तो नीचे क्या लिखा है हमें अभी उसको नहीं पढ़ना है। मेन को मोटिव क्या होना चाहिए, पहले जो हमारा मेन फर्स्ट स्टेप था कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को राइट ऑफ करें, बस ये ध्यान देना है कि कुछ स्पेसिफिक एसेट्स और कुछ स्पेसिफिक लायबिलिटीज को हमें स्किप भी करना है, ये ध्यान देना है। तो शुरुआत करते हैं, इसमें बात पहले शुरुआत करते हैं एसेट्स से। तो सबसे पहले लिखा है बैंक। अब बैंक हमारा वही कैश वाला पार्ट है, मतलब कैश कहें या बैंक कहें, हमें इन दोनों को ही एक्सक्लूड करना होता है। बैंक एंड कैश आता है एक ही जगह, बैंक डबल कॉलम कैश बुक, तो हमें दोनों बैंक इग्नोर करना है। उसके बाद लिखा है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा माइट भी किसी जगह हमने पैसा लगाया होगा, तो ये हमारे पास हमारा कोई खुद का कोई पैसा नहीं है, कैश नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑफ होगा FD फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि हम डिसॉल्यूशन टाइम पे, बिकॉज ये FD फर्म के नाम पे कराया गया होगा और फर्म ही जब खत्म हो रहा है तो हमें अपना FD ब्रेक करवाना होता है जहां हमने FD कराया होगा, तो पैसा वहां से आएगा, इस वजह से FD भी यहाँ पे हमारा राइट ऑफ होगा। और वही सेम लॉजिक था, जितने हमारे एसेट्स हम कहाँ रिलाइज होंगे, अपोजिट जगह पे। तो अगर एसेट्स लिखा होता है राइट साइड तो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड। तो पहला क्या नाम आएगा पे FD टू फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका अमाउंट दिया है कितना 70,000। देन आफ्टर स्टॉक, वो भी यहाँ पे आएगा, जितने एसेट्स सब आएंगे 86,000। देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, ये कितने का है 1,04,000। फिर डेप्टर, ये भी आएगा। अब ध्यान देने की बात क्या है ना, जो इसके पहले मैंने सवाल पिकअप किया था वहां पे सिर्फ डेप्टर लिखा था, बट इस वाले में डेप्टर के नीचे प्रोविजन मैनेज किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट। तो हम क्या करेंगे, डेप्टर का जो ग्रॉस फिगर है उसको पिकअप करेंगे सिर्फ, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट का वैल्यू है
वो एज पर फॉर्मेट यहाँ जाता है बाय प्रोविजन, मतलब उधर जाएगा। तो इस तरह लिखेंगे लोग, जो प्रोविजन था वो यहाँ लिखा जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड डेब्टर यहाँ लिखाएगा। तो डेब्टर का जो ग्रॉस फिगर है 1,77,000 वो यहाँ लिखाएगा, एंड जो प्रोविजन का फिगर है 12,000 वो यहाँ लिखाएगा। बहुत ध्यान देना है। अभी तक क्या हो रहा था, राइट ऑफ जब कर रहे थे तो क्रॉस राइट ऑफ करते हैं, एसेट्स को यहाँ लायबिलिटीज को वहां। लेकिन मैंने एक रेयर केस में क्या बताया कि एसेट्स के नीचे एक प्रोविजन लिखा था माइनस करके, जो कि एसेट्स की साइड में लिखा होता है, बट उसको हमको उधर ले जाना होता है। ये ध्यान देना, फॉर्मेट लिखा भी था, ठीक है। देन आफ्टर अदर फिक्स एसेट्स, वो भी यहाँ पे आएगा, अदर फिक्स एसेट्स जो कितने का है 3,80,000। अब ध्यान देने की बात एक और आ गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा एक टाइप का फिक्टिशियस एसेट्स है, जो मैंने कहा था एक्सक्लूड करना है। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट ऑफ पीएल, ये सब हमको यहाँ पे नहीं लाना होता है, ठीक है, इसको हमको स्किप करना है। एक और लिखा है सनीज लोन, सनी हमारा पार्टनर नाम था। मैंने कहा था कि जो भी लोन पार्टनर को लेकर होता है वो भी यहाँ पे नहीं आता है, वो अलग से बनता है। तो हमको यहाँ पे दो चीज स्किप करना पड़ा, दो नहीं तीन चीजें, बैंक स्किप करना पड़ा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्किप करना पड़ा, एंड सनीज लोन स्किप करना पड़ा। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में, वहां क्या कह दिया है, सबसे पहला दिया है क्रेडिटर, वो आएगा बाई, कितना दिया हुआ है 1,90,000। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, तो बाई बिल्स पेएबल, ये सब लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, 1,10,000। देन आफ्टर एक नया नाम आ गया एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉइज हमारे बाहर के होते हैं, हमारे कोई फर्म के ओनर या पार्टनर नहीं है, ये तुम्हारे यहाँ वर्कर एक तरीके से हैं, तो बाहर के हुए और उनको हमको देने का कोई पैसा इकट्ठा हमने किया, देना था, तो अब अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है देना पड़ेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कि लायबिलिटी यहाँ पे आएगा 50,000, ध्यान देना है इसको भी। उसके बाद लिखा है मिसेस सनीज लोन, यहाँ था सनी लोन जो कि पार्टनर की लोन को इंडिकेट कर रहा था, बट यहाँ लिखा है मिसेस सनी लोन। मिसेस कौन है, उसकी वाइफ होंगी, वाइफ थर्ड पर्सन है। एक बार को सनी का लोन जब था एसेट साइड में तो वो डायरेक्ट पार्टनर से कनेक्ट हो गया, लेकिन मिसेस मतलब उसकी वाइफ का लोन है, और उसकी वाइफ तो फर्म का कोई पार्टनर है नहीं, वो जो उसकी वाइफ है सनी की वो तो पार्टनर है नहीं फर्म में, तो इसलिए जो मिसेस सनीज लोन है थर्ड पार्टी लायबिलिटी कहलाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी कहलाएगा, और ये भी यहाँ पे आएगा बाई मिसेस सनीज। मिसेस नहीं लिखा होता तो मतलब वो पार्टनर्स लोन कहलाता, तो यहाँ पे नहीं आता, बट मिसेस लिखा है तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद लिखा बॉबीज लोन। अब बॉबी कौन था, पार्टनर, तो पार्टनर को लेकर अगर लोन है तो यहाँ पे नहीं आएगा। देन आफ्टर आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व मैंने लिखा था यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। आईएफआर जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, वो भी रिजर्व का पार्ट तो हो रहा है, लेकिन हम इसको लेकर आएंगे इधर बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अमाउंट कितना दिया इसका 30,000, और मिसेस सनीज लोन दिया 55,000। अब मैंने ये आईएफआर क्यों लाया, जबकि मैंने कहा था रिजर्व नहीं लाना है, एक्सक्लूड करना है, तो ये एक रेयर केस है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है, अगर हमारे सवाल में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो आईएफआर इसमें ही आता है, ये बात अलग, रिजर्व है तो भी इसमें ही आता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं होता तब ये आईएफआर जाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। दोबारा बोलते हैं, आईएफआर आमतौर पे यहाँ नहीं आता है, बट जस्ट बिकॉज इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में एसेट दिया था तो आईएफआर भी इसी जगह पे आएगा, ठीक है। उसके बाद दिया कैपिटल जो कि यहाँ नहीं आता, वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो राइट ऑफ करना सबसे पहला टास्क है जो कि इंपॉर्टेंट सबको आना चाहिए। ये अगर हो गया तो इसमें आमतौर पे 0.5 से लेके 1 नंबर 1.5 नंबर तक मिल जाता है, इतना ही करने पे सर। अभी तो राइट ऑफ हो गया। अब इसके नीचे जितने पॉइंट दिए हैं
एच पॉइंट तक दिया है, हमें हर एक पॉइंट कंसीडर करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। क्या लिखा है? सनी प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस सनीज लोन, मतलब सनी ने अपनी ही वाइफ का लोन पे करने का प्रॉमिस किया। प्रॉमिस का मतलब देने का जिम्मेदारी ले लिया। अब ये बताना है, ये जो मिसेस सनीज लोन था 55,000 का, ये लोन पहले किस साइड लिखा था? लायबिलिटी में। तो किसको पे करना चाहिए था? फर्म को, बिकॉज फर्म ने लोन लिया था सनी की वाइफ से, तो उस लिहाज से फर्म को पे करना चाहिए था। और जब फर्म पे किया होता एज पर नॉमिनल जो रूल होता है, अगर फर्म पे किया होता तो यहां लिखा था टू बैंक, बिकॉज फर्म पे करा ना मिसेस सनीज लोन, लेकिन फर्म तो पे नहीं किया। फर्म के बिहाफ पे कौन पे किया है? सनी ने पे किया है, जो कि पार्टनर है। तो मैंने कहा था जब कोई फर्म का खर्चा, जब कोई फर्म का एक्सपेंस पार्टनर पे करेगा तो उसी पार्टनर का नाम वहां लिखा जाएगा बैंक की जगह पे। तो यहाँ कौन पे किया है? सनी, तो टू सनी कैपिटल अकाउंट। और कितना पे किया है? अमाउंट मेंशन नहीं है, तो जितना अमाउंट था वही पूरा फिगर हम ले लेंगे। कितना अमाउंट इसका है? 55,000। 55,000। तो मेरा एक पॉइंट वाला इजीली हो गया, आसान था। सेकंड आता है जो कि हार्ड है। लिखा है बॉबी टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। ये बताना है जरा कि स्टॉक पहले हमारा था कितने का? जो स्टॉक हमारा था वो कितने का था? स्टॉक हमारा था 86,000 का ना। तो इस 86,000 के स्टॉक को ले कौन रहा है? बॉबी। और कितने ले रहा है? 20% के डिस्काउंट पे ले रहा है। इसका मतलब बॉबी ने, इसमें दो चीजें हैं तो उसको जोड़ नहीं रहे, अलग अलग सॉल्व कर रहा है। बॉबी ने फर्म के स्टॉक को ले लिया 20% के डिस्काउंट पे, तो 86,000 का 20% डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे बॉबी ने उसको ले लिया स्टॉक को। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बॉबी है उसने स्टॉक को लिया कितने परसेंट पे? 80% पे। चाहे तो ऐसे सॉल्व करें, ये एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक फर्नीचर है 1,000 रुपए का, 1,000 रुपीज का। तो उस 1,000 रुपए के फर्नीचर को हम ले जा रहे हैं 10% के डिस्काउंट पे। तो कितने का हम ले गए? मतलब उस 1,000 का 10% 100 होता है, उस 100 को माइनस कर दें तो 900 आएगा। तो मतलब मैंने 900 में ले गया। तो या तो ऐसे निकालें कि 1,000 का 10% करें, फिर जो आएगा माइनस कर दें 1,000 में से। लेंथी प्रोसेस हो गया ना। सिंपल क्या तरीका है, अगर 10% के डिस्काउंट ले जा रहे हैं, टोटल होता है 100%, तो उस 10% को माइनस कर दें, कितना आएगा? 90%। तो हम अगर शुरुआत से ही इसका 1000 का 90% निकाले होते तो 900 आता। तो बात वही हुआ। तो अगर बॉबी इस स्टॉक को 20% डिस्काउंट करा कर लेके जा रहा है, तो मतलब उसको 80% का पड़ा वो स्टॉक। बॉबी को स्टॉक 80% का वर्धित हुआ, उसको उतना वैल्यू मिला। तो 80% कितना होता है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? चलो कर देंगे। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको क्रॉस चेक आप कर लीजिएगा। अच्छा, ये कौन ले जा रहा है? बॉबी। अगर बॉबी नहीं ले गया होता तो फर्म बेचा होता, फर्म के पास पैसा आया होता। बट दिक्कत क्या है कि फर्म बेच नहीं पाया, क्योंकि कौन ले गया? बॉबी। तो जब भी कोई एसेट्स पार्टनर लेकर जाता है तो जो भी लेकर जाएगा उसका नाम वहां पे आ जाएगा बाय बैंक की जगह पे। वही अगर बेचा गया होता तो बाय बैंक लिखा था, बट जस्ट बिकॉज उस स्टॉक को कौन लेकर जा रहा है? बॉबी। तो वहां पे बाय बैंक की जगह पे बाय बॉबीज कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। कितने का? 68,800। सही था ना कैलकुलेशन? हाँ ठीक है। अब इसमें एक चीज आगे और जोड़ा था। क्या जोड़ा था? एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। मतलब बॉबी ने इन्वेस्टमेंट भी ले गया। अब पहली बात तो ये कि इन्वेस्टमेंट था कितने का? 1,04,000 का। क्वेश्चन में कह रहा है इन्वेस्टमेंट का 80% बॉबी ले गया, ये लिखा है ना। इन्वेस्टमेंट का 80% बॉबी ले गया 10% के डिस्काउंट पे। लेंथी बात लिखा है, क्या लिखा है? एक बार बोल दे। बॉबी ने इन्वेस्टमेंट का 80%, कितना होता है पता नहीं,
अगर इतना इन्वेस्टमेंट था तो इसका 80% कौन लेके जा रहा है? बॉबी लेके जा रहा है। अब ले कितने में जा रहा है? 10% के डिस्काउंट पे। तो पहले चेक तो कर लें कि 1,04,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसका 80% होता कितना है? 1,04,000 का 80% कितना होता है? सॉल्व करें, ये आएगा हमारा 83,200। अब इस इतने इन्वेस्टमेंट को बॉबी ले गया 10% डिस्काउंट पे। कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बॉबी लेके नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है? बॉबी इतने इन्वेस्टमेंट के 80% को, जो कि इतना होता है, इसको वो 10% के डिस्काउंट पे ले जाता है। वही सेम लॉजिक, जब 10% के डिस्काउंट लेके जा रहा है तो मतलब कि उसको वो इन्वेस्टमेंट 90% का पड़ा, है ना? तो ये कैलकुलेशन का हार्ड फिट्स क्या रहा, ध्यान देना इसको। कितना आएगा? 9 to 18, 1 कैरी, 8 2 कैरी, कितना आया? 74,880। कि मतलब बॉबी को जो इन्वेस्टमेंट मिला, कितने का मिला? 74,880। एंड वही सेम चीज, ये जो था ये स्टॉक ले गया, है ना? हाँ, स्टॉक ले गया। बॉबी का नाम फिर से यहाँ पे आएगा बिकॉज वो लेके जा रहा है एसेट्स। तो जब जब एसेट्स लेकर जाएगा तो उसका नाम आएगा, बट वो इस बार क्या लेके जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। ले कितने में गया? 74,880। ठीक है। तो हमने जो सेकंड पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट था कि बॉबी ने दो चीज ले गया। एक तो स्टॉक ले गया, स्टॉक इतने का था, 20% के डिस्काउंट पे ले गया तो उसको इतने का पड़ा। इन्वेस्टमेंट इतने का था बट इतने के 80% को ही बॉबी ले रहा है। तो इतने इन्वेस्टमेंट का 80% इतना होता है और उसको भी वो ले रहा है 10% के डिस्काउंट पे। तो मतलब उसको वो इन्वेस्टमेंट पड़ा 90% से, तो 90% इतना होता है। तो वो दोनों ले गया। अगर बॉबी ये दोनों लेके नहीं गया होता तो हम बोथ साइड क्या लिखे होते हैं? बाइंग बैंक। बट बॉबी ले गया, एक पार्टनर ले गया तो पार्टनर नाम आ जाएगा। सेकंड पॉइंट तो हो गया। इतना टफ है, ध्यान देना इस चीज को। थर्ड क्या लिखा है? धर्म, अ डेब्टर है 60,000 का, हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 2 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। हमारा एक डेब्टर था। अब पहली चीज तो ये, डेब्टर हमारा है कितने का? हमारा जो डेब्टर है इस क्वेश्चन में, डेब्टर कितने का है? 1,77,000 का। इस 1,77,000 में से 60,000 का डेब्टर, जिसका नाम क्या है? धर्म। तो इतने डेब्टर में से इतने की बात कर रहे हैं सिर्फ, बिकॉज हमारे क्वेश्चन ने क्या किया है, अभी फिलहाल जिक्र कर रहा है सिर्फ इतने डेब्टर का। और क्या लिखा है इसमें? धर्म अ डेब्टर 60,000 का, जिसको कि मतलब जो पे हमें करता, डेब्टर कौन होते हैं? जिनसे कि हमको पैसा मिलना होता है। हमको मतलब फर्म जिनसे पैसा रिसीव करेगा आगे चल के, दैट इज कॉल्ड डेब्टर। डेब्टर से पैसा मिलना था। अब इस पर्सन से जो डेब्टर है 60,000 रुपीज धर्म पे करता फर्म को 2 महीने के बाद, लेकिन डिसॉल्व कब हो गया फर्म? आज ही हो गया। तो क्या जब फर्म खत्म हो गया तो क्या हम 2 महीने बाद पैसा मांगने जाएंगे? नहीं। तो अब हमें क्या करना हो? धर्म से बोलना पड़ेगा, भाई तुम 2 महीने बाद छोड़ो, मुझे पैसा अभी दो, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो चुका है। लेकिन धर्म क्या बोलेगा कि भाई हम 2 महीने पहले क्यों दें, एडवांस क्यों दें? अगर देते भी हैं तो मुझे इसमें फायदा क्या है फिर? तो वहां पे हमको इसमें लिखा इसीलिए कि जस्ट बिकॉज हम धर्म को फोर्स कर रहे हैं अभी पे करने के लिए, 2 महीने पहले एडवांस पे करने के लिए, तो धर्म को हमें क्या देना पड़ा? डिस्काउंट। उसमें लिखा है कि धर्म अ डेब्टर 60,000 हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 2 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 2 महीने बाद उसका डेट था पेमेंट करने का, बट हमने उसको फोर्स किया अभी पे करने के लिए, जिसके कारण से हमको उसको डिस्काउंट देना पड़ा। और कितने का? 9% फॉर इमीडिएट पेमेंट। तो ये 60,000 का पेमेंट हमको मिल रहा है धर्म से, हमको मतलब फर्म को मिल रहा है, बट किस कीमत मिल रहा है? फर्म को वो 60,000 मिल रहा है क्योंकि उसने डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट दिया 9% का। तो बात क्या है ना, 60,000 का 9% कितना होता है? ठीक है। और
2 महीने पहले, तो 2 मंथ का हमको निकालना पड़ेगा। इसको जो सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा 900, हाँ 900 आएगा। तो एक्चुअली हमने धर्म को 900 रुपीस का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, उसको कहा भाई अभी पे करो, फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है और इतना हमको पैसा कम देना, 900 रुपया कम देना। कम मतलब होता है लेस कर देना। तो अल्टीमेटली धर्म कितना पे करेगा, आउट ऑफ 60,000 वो 900 रुपया नहीं देगा, तो कितना देगा वो 59,100। कितना पे करेगा 59,100। तो हमारे पास जो पैसा आएगा बैंक में डेप्टर को रियलाइज करके, बाई बैंक डेप्टर को रियलाइज करके कितना आएगा, हमारे पास धर्म से कितना पैसा मिलेगा 59,100। लेकिन क्या हमारे पास डेप्टर इतने का था, क्या सिर्फ इतने का था, नहीं, हमारे पास डेप्टर था इतने का ना, तो इतने में से इतने का तो पैसा मिल गया, बट जो रिमेनिंग है 1,17,000, क्या इनसे पैसा नहीं मिलेगा, इनसे भी मिलेगा। बस फर्क इतना है कि इनके बारे में हमारे क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दिया है। तो मैंने बताया था शुरुआत में कि जिन एसेट्स को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा अबाउट कितने में वो रिलाइज हो रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था, बाय डिफॉल्ट वो जितने का फिगर उतने में रिलाइज मान लिया जाता है। तो मतलब हमको इस रिमेनिंग डेप्टर से कंप्लीट पैसा मिल रहा होगा 1,17,000। तो एक तरह से हमारे पास जो पैसा आ रहा है ना डेप्टर के थ्रू, ये आ रहा धर्म से, ये आ रहा रिमेनिंग वालों से, पूरा एज अ फुल में दोनों ऐड कर लेना है। 1,76,100 आया। अभी हम जिन जिन एसेट्स की बात कर लिए एक बार टिक कर लगाते हैं। हमने बात कर लिया स्टॉक का, बट एक चीज और भी है, हाँ स्टॉक का हो गया। अभी हमने इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 80% था उसका जिक्र हुआ है ना, रिमेनिंग जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई बात की है अभी तक, हाँ नीचे बात की है। चलो नीचे देखते हैं हम लोग। तो 3 पॉइंट तो हो गया। अब 4th पॉइंट क्या लिखा है, क्रेडिटर्स वर पेड 1,75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर्स को कितना पे करना था, 1,90,000, हमने उनको पेमेंट कर दिया। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो आता है टू बैंक, और कितना पे किए हैं, और पहले किसको पे किए हैं, क्रेडिटर को, और कितना पे किए हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया अमाउंट नहीं दिया होता तो जितना अमाउंट है पूरा ले लिए होते 190, बट अमाउंट दिया है 1,75,000। इसके बाद 5th पॉइंट, 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड। हमारे पास जो ये अदर फिक्स्ड एसेट्स था, कहां गया, ये रहा। हमने इस अदर फिक्स्ड एसेट्स को, अदर फिक्स्ड एसेट्स, हमने इसको जो कि अमाउंट पे लिखा कितना 3,80,000, हमने इस अदर फिक्स्ड एसेट्स को रियलाइज किया है 90% पे। मतलब हमको जो पैसा मिला इसको बेचकर वो 90% ही मिला, तो ठीक है 90% लेते हैं। कितना है ये, 3,42,000 और पैसा मिला है, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, बाई बैंक, और किससे मिला ये, अदर फिक्स्ड एसेट्स, कितना मिला है 3,42,000, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट लाइज्ड। अच्छा एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई। गलती क्या हुई है ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना था कि आगे अमाउंट दे दिया था, जो हमारा अदर फिक्स्ड एसेट्स था, हमारे पास अदर फिक्स्ड एसेट्स है कितने का, कहां गया, ये रहा 3,80,000। इस 3,80,000 का 90% कितना आएगा, हमने सॉल्व किया था ना, मिटा दिया मैंने सब,
सेट, कोई बात नहीं। 3,80,000 का 90% जो कितना होता है 3,42,000 होता है ना। तो 90% वाले हिस्से को जिसका कीमत इतने का था, हमने इसको रियलाइज किया कितने में 1,98,000 पढ़ दे रहे हैं। 90% ऑफ द अदर फिक्स एसेट्स, अदर फिक्स एसेट्स का 90% इतना होता है, हमने इसको रियलाइज किया है 1,98,000 में। हमने अपना घाटा करा लिया, मतलब 3,42,000 के अमाउंट को हमने 1,98,000 में रियलाइज किया। तो हमारे पास जो पैसा आ रहा है किससे, अदर फिक्स एसेट से, कितना आ रहा है 1,98,000। बट एक बात और भी है, क्या हमारा अदर फिक्स एसेट्स खत्म हो गया क्या अभी? नहीं, अभी हमने सिर्फ 90% बात किया है। क्या इसका जो रह गया 10% कितना आएगा 38,000 का, 3,80,000 का 10% कितना होता है 3,80,000 का 10% होता है 38,000। तो अभी भी हमारे पास अदर फिक्स एसेट इतने का बचा हुआ है, और हमने इस अदर फिक्स एसेट्स को जो रिमेनिंग वाला था इसमें लिखा है एंड द रिमेनिंग वर रियलाइज्ड एट 15% डिस्काउंट। हमने इस रिमेनिंग अदर फिक्स एसेट्स को रियलाइज किया है एट 15% डिस्काउंट पे। तो मतलब एक तरह से हमको 38,000 पे 15% कम करके पैसा मिला। तो मिला कितना, वही सेम लॉजिक, जब डिस्काउंट था तो उतना माइनस करते हैं 100 में से, तो हमको इतने का 85% ही मिला होगा सिर्फ, है ना। तो 38,000 का 85% अगर निकालते हैं कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा आएगा 32,300। मतलब जो हमारा रिमेनिंग था अदर फिक्स एसेट्स का 10% जो कि इतना होता है 38,000, उसको हमने 15% के घाटे में बेचा, कम करके बेचा। तो कितने बिका है 32,300। ये ध्यान देना है कि हर चीज को बहुत नोटिस करना है। इसमें इतना पॉइंट दे दिया है तो इतना बड़ा बन जा रहा है, बट एग्जाम इतना बड़ा आता नहीं है, बट एक एक चीज को इसमें देखना है ना, बिकॉज यही पॉइंट आज एग्जाम में। तो ये तुम्हारा हो गया एक सेगमेंट, और दोनों को ऐड कर कितना आ गई है 300 0 1 कैरी 3 1 कैरी 2 2,30,300 आएगा। तो हमने पॉइंट नंबर 5 भी कर लिया। एफ में क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 75% वैल्यू। हमारे पास इन्वेस्टमेंट इतने का था, हमने इसका 80% बॉबी दे दिया, बॉबी को दे दिया। इसका 20% क्या भी रह नहीं गया फॉर्म के अंदर, इन्वेस्टमेंट का 80% बॉबी ले गया, इन्वेस्टमेंट का 20% कितना होता है 1,04,000 का 20% कितना आएगा 20,800। अब इसमें लिखा था हम उस रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट को 75% पे बेचे। 20,800 के इन्वेस्टमेंट को हमने 75% पे रियलाइज किया। इसमें डिस्काउंट नहीं लिखा कि तुम इतने डिस्काउंट दे रहे हो, नहीं, हमने रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो है उसको हमने इतने परसेंट पे हासिल किया, पैसा पाया। तो कितना आएगा, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। 208 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 से। ये हमारा आएगा 15,600। तो जो इन्वेस्टमेंट हमारा रिमेनिंग है, हमको उससे पैसा कितना मिल रहा है बाय बैंक, पैसा मिल रहा है इसीलिए बाय बैंक, और ब्रैकेट में रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, और कितना पैसा मिल रहा है 15,000
एग्जाम में टीचर हमसे जो था कैलकुलेशन ही मांगता है, वो हम जैसे भी निकाले, बट फिर भी सारे अमाउंट ऐसे हाउ मैंने निकल रहे हैं, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है, हम खुद साइड में सॉल्व करें इसीलिए है। तो जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट था 20% जो कि इतना होता है, हमने उसको हासिल किया 75% पे जो कि इतना आएगा, और पैसा आया तो बाय बैंक फिर से दिखाएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखा था फिक्स डिपॉजिट को हमने रियलाइज किया 110% पे, मतलब 110% पे। हमारे पास फिक्स डिपॉजिट है कितने का, 70,000 का। हमारे पास फिक्स डिपॉजिट कितने का है, FD फिक्स डिपॉजिट वो है 70,000 का। हमने इसको रियलाइज किया 110% के वैल्यू पे, मतलब हमने प्रॉफिट पे इसको बेचा, तो कितने का बिका होगा निकाल लेते हैं। 70,000 का 110%, ये हमारा आएगा 77,000। तो हमारा FD जो है हमको उससे पैसा मिला फिर से, तो बाय बैंक फिक्स डिपॉजिट से मिला, कितना मिला 77,000। ये भी हो गया। सेकेंड लास्ट पॉइंट, there was an old furniture which has been written off completely from the books. Bobby took away the same for 41,000 against his loan. अब यहाँ पे बॉबी के नाम से एक लोन था, बॉबी के नाम से, और 41,000 का था। अच्छा, लोन पहले था कितने का बॉबी का, 85,000 लोन था। तो बॉबी का जो लोन अमाउंट है, बॉबी का लोन अमाउंट वो था 85,000 का। इसमें क्या लिखा है, there was a old furniture which has been written off completely from the books. Bobby took away the same for 41,000. एक बहुत सिंपल सवाल है, अगर बॉबी वो फर्नीचर नहीं लिया होता, एक फर्नीचर हमारे पास था जिससे कि हमको पैसा मिलने वाला था 41,000, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जिससे कि हम पैसा पाने वाले थे, कितना 41,000, लेकिन हो ये रहा है ना, उस पैसे को हम पा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उस फर्नीचर कौन ले गया, बॉबी। और बॉबी क्यों ले गया, अपने लोन के तौर पे ले गया, लोन के रिकवरी के तौर पे ले गया। तो जिस जगह पे हमारा यहाँ पे बाय बैंक आ सकता था, एक ओल्ड अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को सेल करके, यहाँ पे तो आ नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिसने ले गया उसका नाम आएगा, बट कौन ले गया, बॉबी। बॉबी किस प्रकार से ले गया, अपने कैपिटल थ्रू नहीं ले गया, अपने लोन के वजह से ले गया, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में ले जाएगा वो नाम आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बॉबीज लोन अकाउंट, और कितने का 41,000। एंड तो बॉबी का जो रिमेनिंग अमाउंट है, इतने में से 41 उसको मिल गया लोन के तौर पे फर्नीचर देकर, जिसका रिमेनिंग अमाउंट है वो तो बनेगा सेपरेटली, वो यहाँ दिखाना नहीं है, तो उसको छोड़ दे रिमेनिंग अमाउंट को, क्योंकि बॉबी के लोन का रिमेनिंग पोर्शन वो हमको यहाँ नहीं दिखाना है, वो जब बनाएंगे लोन अकाउंट वहां दिखाना होता है, बट यहाँ नहीं बनाना है मुझे। तो हमने कितना पॉइंट कवर कर लिया, आई थिंक हो चुका है, बस एक दो पॉइंट रह गया है। लास्ट पॉइंट, रिलेशन एक्सपेंसेस था 20,000 का। कोई भी फॉर्म में जो एक्सपेंस होता है वो पेमेंट फॉर्म का होता है टू बैंक, तो यहाँ लिखा चाहिए टू बैंक रिलेशन एक्सपेंस तौर पे, बट उस एक्सपेंस को फर्म के बिहाफ पे पार्टनर्स पे कर दिए हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी खर्चा फर्म का पार्टनर पे करेंगे तो उनका नाम आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनर्स का नाम। और इसमें लिखा है उस 20,000 के रिलेशन एक्सपेंस को पार्टनर्स में दोनों पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पे करने के लिए इक्वली, तो हमें दोनों का ही नाम लाना होगा। नाम क्या क्या है, टू सनी कैपिटल अकाउंट, टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 को वो लोग बेसिकली इक्वली कंट्रीब्यूट किए हैं, तो 10,000 10,000। अब देख सकते हैं हमने एक तरह से लगभग जितने क्वेश्चन पॉइंट दिए थे वो सारे पॉइंट तो कवर्ड हो गए, बट हम लोग अभी क्वेश्चन पॉइंट अप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फॉर्मेलिटी में छोटा सा काम करना होता है, वो काम क्या करना होता है, देखना होता है कि जिन एसेट्स को लायबिलिटीज को हमने राइट ऑफ किया है, कोई एसेट्स या कोई लायबिलिटी छूट तो नहीं गया जिसके बारे में क्वेश्चन में बाहर जानकारी नहीं दिया था उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में,
तो चेक कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। फिक्स एसेट्स की बात, सॉरी फिक्स डिपॉजिट बात जो हो चुका है, कहां लिखा था मैंने, एफडी वाला, ये रहा, हो चुका बात ना, तो ये क्लियर है। स्टॉक का बात भी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट का बात भी हो चुका है, कैपिटल का बात भी हो चुका है, अदर फिक्स एसेट्स का भी बात हो गया है। तो जितना एसेट्स राइट ऑफ किए थे एक एक का भी हिसाब हो गया, लायबिलिटीज का है। ये तो हमारा वो था, प्रोविजन था। जो आउटसाइड लायबिलिटीज है हमको उनकी बात करना है। तो क्रेडिटर बात हो चुका है, वो सेटलमेंट हो गया था। लेकिन बिल्स पेएबल और ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इन दोनों का बात अभी तक नहीं हुआ है और क्वेश्चन कुछ कहा भी नहीं है। तो मैंने कहा था जिस चीज से डेब्टर का जो रिमेनिंग अमाउंट था 1,17,000, उसकी बात नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया था, उसको ऑटोमेटिक रिलाइज किया था फुल अमाउंट से, क्योंकि क्वेश्चन में डेब्टर का बात किया था 60,000 से, लेकिन इसकी बात नहीं किया, मैंने उसको ऑटोमेटिक रिलाइज किया था। उसी तरह जिन लायबिलिटीज की बात नहीं करेगा हम उनको भी एक तरह से यूज कर लेंगे पेमेंट करने के लिए बिना क्वेश्चन में कहे भी। तो उन दोनों का पेमेंट दिखा देना सिर्फ हमको, बिकॉज कोई भी आउटसाइड लायबिलिटीज को हमें पे करना होता है एट एनी कॉस्ट। तो जब पेमेंट करेंगे तो आएगा टू बैंक, और पेमेंट दोनों करना है, पहला बिल्स पेएबल के नाम का, दूसरा ईपीएफ के नाम का, दोनों एक साथ पेमेंट कर दे रहा हूं। और जब अमाउंट नहीं बताया तो फुल अमाउंट आएगा, 1,10,000, 50,000, या 1,60,000। ठीक, सारे इवेंट हो जाने के बाद लास्ट स्टेप आता है इसका बैलेंस करना। आई बिलीव बैलेंस करने में कोई दिक्कत तो आना नहीं चाहिए। मैंने इसका बैलेंस किया नहीं है, बुक में आंसर दिया है बट कुछ अलग दिया है, तो इसका बैलेंस आप लोग देख लीजिएगा जो भी आएगा, और जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस को ओल्ड रेशियो में बांट लीजिएगा। ठीक है, देखिए सुबह एक बार, ठीक है। तो आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और जितना मुझे उम्मीद है इसका बैलेंस इधर आएगा, लॉस में आएगा, बाई लॉस, अब जो भी आएगा ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां दो पार्टनर्स हैं सनी एंड बॉबी। तो जो भी इसका अमाउंट आएगा बैलेंस के तौर पे हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो, इक्वल नहीं, रेशियो मेंशन है, हाँ रेशियो मेंशन नहीं होता तब इक्वल। ये क्वेश्चन लेंथी था, हार्ड था, इसमें बहुत सारे टफ कॉम्प्लिकेशंस थे एंड ज्यादा पॉइंट था, 8 पॉइंट था, इतना एग्जाम में नहीं आने वाला, 3-4 मोस्टली आता है और 1 ही 2 हार्ड आता है। बट इसमें जितना ही वैरायटीज है उसको 2-3 बार घुमा के देखिएगा, मतलब बैक करके देखिएगा वीडियो को, तो जो चीजें कैलकुलेशन बेस्ड इस तरह से देता है एग्जाम में, आता ही आता है। जनरल फीस पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा अदरवाइज बहुत ज़्यादा, तो आगे चल के हम जब एग्जाम और करीब आएगा तो जो जो टॉपिक हर एक चैप्टर छूट रहा है, लाइक यहाँ से भी मैंने छोड़ा है जनरल फीस, स्टिल फिर मैंने छोड़ा इस साल भी, बट मुझे पूरा गट्स फीलिंग है कि लेजर ही आएगा, बट हम दोबारा जनरल पे काम कर लेंगे, अभी नहीं, आगे चल के जब हम एक कंप्लीट वीडियो दोबारा बनाएंगे जो कि मे भी 3-4 घंटे का लगातार रहेगा, जिसमें हम पूरा शुरू से अंत तक हर चैप्टर में जो जो टॉपिक हम स्किप कर रहे हैं उसको एक एक बार कवर कर लेंगे, हर चैप्टर से एक ही वीडियो में कंबाइन कर सकते हो, जो कि वो टॉपिक को कवर करेगा जो मैंने किसी भी स्पेसिफिक लेक्चर में कवर नहीं किया। फिलहाल विजुअलाइजेशन के पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया, दोबारा फॉर्मेट डिस्कस किया, जो कि पार्ट 1 में डिस्कस ऑलरेडी था डीप लेवल पे, बस मैंने इसमें 2 सवाल और लगवाया, लेजर को कैसे लगाना है लेसन के, इसको बहुत ध्यान से देखना है, इस प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये 6 नंबर या 4 नंबर का आएगा ही आएगा। इसको ध्यान से पढ़िए। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था, इसके बाद डेथ पढ़ाना, रिटायरमेंट तो हो चुका था पार्ट 1 में, जो सेकंड पार्ट पे डेथ रह गया तो उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक डिस्कस करना है, और एग्जाम करीब आ रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है, मार्च शुरू हो गया, 1 मार्च और 26 मार्च एग्जाम है, उसके पहले इकोनॉमिक्स का भी है, और हम हो सकता है होली के बाद इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर मुझे बनाने हैं, स्पेसिफिक चैप्टर जो बच गए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का पूरा मैक्रो का इंडियन इकोनॉमी प्रॉपर्ली बना हुआ है, और ज़्यादा ही बना हुआ है, मैक्रो तो 34 मार्क्स कवर्ड है 40 में से, तो वो पूरा आप लोग देखिए। बाकी जो मुझे बनाना होगा एक्स्ट्रा वो हम कवर कर लेंगे। अकाउंटेंसी का लेस कवर्ड था जो कि इस साल कवर्ड कर रहे हो, अभी यहाँ तक हुआ है। नेक्स्ट रहेगा डेथ पे, नेक्स्ट रहेगा
फंडामेंटल पार्टनरशिप, उसके बाद रहेगा हमारा थर्ड बुक दैट इज अकाउंटिंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। चीज़ें सिस्टमेटिक चल रहा है, हो गया कवर 10 के पहले, 10 मार्च के पहले जो भी मेरे पूरे टारगेट है वो कवर हो जाएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे 19 मार्च के बाद जो गैप है अकाउंटेंसी का, वहाँ पे हम एक एक वीडियो में मल्टीपल क्वेश्चंस लगाएंगे मिक्सअप चैप्टर्स के। अभी तो चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, आगे से मिक्सअप रहेगा, बट इतना देखना है एंड 2-3 चीज ध्यान देना है, लिख लिख कर पढ़ना है, देखने से कुछ समझ नहीं आने वाला, प्रैक्टिस करना है। और ये सारे लेक्चर्स हो पाए अपने उन दोस्तों शेयर करिए जिनको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हम दोबारा रिपीट करते रहिए, मेरा कोई भी लेक्चर डीप पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये उन बच्चों के लिए खासकर प्रिसाइज्ड है जिनको सच में कुछ नहीं आता, जो साल भर ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा मेन कंसर्न उन्हीं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जिन्हें कुछ नहीं आता उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है वीडियोस एंड पूरे टॉपिक्स। जिनको एक लेवल तक आता है वो अपने आप को समझने के कितना उनको आता है, जानने के लिए, जज करने के लिए, इसको देखें। तो अपने दोस्तों शेयर करिए। एंड आखिरी चीज़, जो भी मटेरियल मेरे पास है हमको देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम बस चाहते हैं वो बच्चे कांटेक्ट करें, बहुत बच्चे कांटेक्ट कर भी चुके हैं, तो इसको अपने दोस्त तक पहुंचाइए। और जो भी कंटेंट चाहिए होगा वो आप लोग मुझसे मेरे इस नंबर मांग लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हो पाए तो इसको मैं दोस्तों को जरूर पहुंचाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।